हेलो कैंडिडेट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैंडिडेट्स का लक्ष्य आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ, और वो सीरीज होगी कि मेंस के लिए तथा प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से हमको आंसर राइटिंग करनी है, किस तरह से हमको क्वेश्चन को देख करके आंसर को फ्रेम करना है, तथा इसके साथ साथ हम लोगों को आंसर राइटिंग में क्या क्या नई चीजें जोड़नी है। ये सारी चीजें हम लोग इस नए अपने सेशन से शुरू करेंगे। तो मैं अभिषेक दुबे आपको पॉलिटी में, जहां पहले कॉन्स्टिट्यूशन देन गवर्नेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उन पर मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, प्रियम्बल, जो कि आप सभी जानते होंगे। अगर जरा सा एक बार भी पढ़े होंगे पॉलिटी तो भी पता होगा। प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या है? हमारे संविधान द्वारा एक प्रस्तावना दर्शाई गई है, और वो प्रस्तावना हमारे संविधान को एक पूरा का पूरा समरी के फॉर्म में दर्शा देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि एक्चुअली हमारे लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रस्तावना का क्या मतलब है, प्रस्तावना की शुरुआत कहां से हुई, तथा भारत की प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा गठित हुई थी। संविधान सभा जब गठित हो गई थी तो गठित होने के बाद क्या हुआ था कि पहली जो संविधान सभा थी उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को हुई थी, फिर 13 दिसंबर को एक स्पीच दी गई थी। किसके द्वारा? 13 दिसंबर को एक स्पीच दी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? पीटी नेहरू या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये स्पीच क्या थी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इस स्पीच में इन्होंने बताया कि देखो भाई साहब, मैं एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ला रहा हूं। क्या ला रहा हूं? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रस्तावना। क्या बोलेंगे? प्रस्तावना। कि भैया हम संविधान को इस तरह से बनाएंगे, हम संविधान को इस तरह से बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? और इसके साथ ही साथ हम लोग संविधान में क्या क्या चीजें जोड़ेंगे, इन सभी चीजों को एक बार उन्होंने बताया। सबसे पहले आउटलाइनिंग दी गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या दी गई? संकल्प में इसमें दिया गया आउटलाइनिंग, कि भैया हम लोग अपने संविधान को इस तरह से बनाएंगे कि क्या उसमें लोकतंत्र होगा, क्या वो सॉवरेन होगा, संप्रभुत्व होगा, क्या डेमोक्रेटिक होगा कि नहीं होगा, लोगों के पास कैसे अधिकार होंगे, वो सारी की सारी चीजें आउटलाइन में दर्शाई गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, आउटलाइन में तो दर्शा दी गई, लेकिन होता क्या है, इसको पास भी किया गया, और सर्वसम्मति से पास करने के बाद आगे बढ़ा दिया गया, और संविधान बनता रहा। बनने के बाद एक समय आया जब होता क्या है कि अब तो ये प्रस्तावना अभी तक जो थी वो संकल्प के रूप में थी, कि भैया संकल्प आ गया है, इसको हम लोग दर्शा देते हैं, और जो संकल्प जो आ गया है उसको दर्शा देते हैं। अब हम लोग क्या दर्शाएंगे यहां से? अब हम लोग दर्शाएंगे यहां से एक नई चीज को, और वो नई चीज क्या होगी? अब हम लोग पूरा का पूरा जो संकल्प था उसको एक नए फॉर्मेट मिलाएंगे, और फॉर्मेट क्या होगा हमारे सामने है, और वो फॉर्मेट क्या है? ये है जिसे हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो अगर जरा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें पहले हमको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? वो सारी चीजें हमें क्या पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले चीज तो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहली चीज, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? तो अगर हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का जो संविधान है, कहां का? अमेरिका का जो संविधान है, वहां पर सबसे पहले
प्रियम्बल को लिखा गया। क्या लिखा गया? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को लिखा गया। और अमेरिका का ही एक ऐसा संविधान है जो पहला विश्व का रिटन संविधान है। कहां से है? कैसा है? रिटन संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक असेंबली, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बोलते हैं, के द्वारा संविधान को निर्मित करें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट रिटन होना होगा, लेकिन हर एक संविधान का हर एक पार्ट रिटन नहीं होता है, और किसी भी संविधान का प्रत्येक पार्ट अनरिटन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं भारत का संविधान रिटन है, वहीं ब्रिटिश का संविधान अनरिटन है, लेकिन भारत के संविधान में कुछ चीजें जो हैं वो अनरिटन है। तो पूरा का पूरा होल कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान रिटन नहीं हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना की। तो यहां पर प्रस्तावना में जब हम लोगों ने भैया पूरा संविधान बना दिया तो एक चीज लाई गई, वो क्या है? वो प्रस्तावना लाई गई। जो पहले था वो संकल्प था। संकल्प और प्रस्तावना में क्या क्या अंतर रहा? अब देखो, जब प्रस्तावना लाई गई तो इसमें ध्यान से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो क्या क्या लिखा है, एक बार थोड़ा सा देखें ध्यान से। लिखा है हम भारत के लोग। क्या लिखा है? हम भारत के लोग, या वी द पीपुल ऑफ इंडिया। क्या लिखा है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान से, उसके समस्त नागरिकों को क्या देंगे? हम देंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या देंगे? न्याय। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और उसके साथ साथ उनको किन किन चीजों की स्वतंत्रता होगी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उनको किस किस चीजों की स्वतंत्रता होगी? उनको होगी विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। यानी आप अगर देखें तो ये स्वतंत्रता है, ये न्याय है। और न्याय कहां पर है? एक ऐसा देश, जो कैसा देश होगा? जो एक देश होगा संपन्न प्रभुत्व का, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे समता, तथा लोगों के पास समता, समानता किस किस चीज की होगी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये एक प्रकार का हमारा समरी है कि हम लोग इस संविधान में क्या क्या दर्शा रहे हैं, हम लोग इस संविधान में क्या क्या दर्शा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस संविधान में जो जो चीजें दर्शाई गई हैं यही हमारे संविधान के अंदर है, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? समराइज करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। आप समझ में आया? क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब हम संविधान में प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसको कुछ खास भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कुछ खास भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो एक चीज हमको पता होना चाहिए कि भैया जो प्रस्तावना हम देख रहे हैं, क्या यही हूबहू, क्या यही हूबहू हमारी क्या संकल्प था? क्या यही प्रस्तावना हमारी संकल्प थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि जो पीटी नेहरू संकल्प लेकर के आए थे क्या वही प्रस्तावना है? तो ये चीजें अभी आपके सामने मैं बता देता हूं। पहली क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई साहब, क्या प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह है या फिर वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही सेम टू सेम लिख दिया गया है? तो भैया इसमें लिखा हुआ है नहीं। क्या लिखा हुआ है? नहीं। देखो, हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। आउटलाइन क्या है हमारी? सॉवरेन, संप्रभुत्व, आजाद, आजाद और रिपब्लिक, तीन वर्ड्स हैं। क्या क्या है? पहली चीज सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है और रिपब्लिक है। संप्रभुत्व है, आजाद है और गणतंत्रात्मक है। तीन चीजें हैं। जबकि हमने जब प्रस्तावना को तैयार किया तो प्रस्तावना में हम लोगों ने क्या क्या जोड़ा वो ध्यान से देखो। उसमें जोड़ा हम लोगों ने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर क्या जोड़ा हम लोगों ने? रिपब्लिक नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
ये ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट था? तो इसके पीछे का एक रीजन है। वो रीजन क्या है, ध्यान से सुनो भैया। रीजन ये है कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान बनाने के पहले गांधी जी ने एक बार क्या किया था, गांधी जी ने एक रूपरेखा तैयार की थी कि हम भारत को, इंडिया को कैसे आजाद करा सकते हैं। तो आजादी के लिए उन्होंने कहा था कि भैया सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले स्टेट्स में, कहां पर, लोकल लेवल पर पावर, लोकल लेवल पर पावर चाहिए, यानी कि राज्यों में हमको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से देखिए अगर, तो धीमे धीमे हम लोगों ने देखा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र की ओर से राज्यों की तरफ जाने लगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धीमे धीमे राज्यों की तरफ जाने लगी, और जब राज्यों की तरफ जाने लगी तो क्या होने लगा, वहां पर शक्ति मिली। जब हम लोगों को शक्ति मिल गई तब हम लोगों ने कहा कि भैया अब हमको चाहिए आजादी। क्या चाहिए, आजादी। समझ में आया कि नहीं? इंडिपेंडेंट। अब हम लोग क्या चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया स्वतंत्र होकर के करोगे क्या, आप कैसे जियोगे, कैसे नहीं जियोगे। तो उसके लिए स्वतंत्रता एक अलग तरीके से यहां पर दर्शाई गई। हम लोगों ने कहा कि हम स्वतंत्र होंगे और अपने देश को कैसा बनाएंगे, हम बनाएंगे डेमोक्रेटिक। क्या बनाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। कैसी कंट्री बनाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। ध्यान से समझना, क्या बोले, हम लोकतंत्रात्मक देश बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें क्या होगा, रिपब्लिकन सिस्टम होगा। क्या होगा, रिपब्लिकन सिस्टम। रिपब्लिकन सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो हम पढ़ते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब होता है जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, यानी हमारा प्रमुख जो है वो क्या होगा, वो भी इलेक्ट होगा। क्या होगा, इलेक्ट होगा। आप अगर ब्रिटेन में देखोगे तो ब्रिटेन में क्या होता है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट जो क्वीन है वो इलेक्ट नहीं होती हैं, उनका इलेक्शन नहीं होता है। हमारे यहां राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है कि नहीं होता? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब आजादी के बाद देखो ये चीजें मिल गई, तो उसके पहले कहा गया भैया आजादी तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको क्या चाहिए, एक चीज और चाहिए। वो क्या चाहिए, हमको चाहिए संप्रभुत्व, यानी सोवरेनिटी। तो जब तक हम लोग सॉवरिन नहीं होंगे, संप्रभुत्व नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखो आजादी में और संप्रभुत्व में अंतर क्या होता है। आजादी का मतलब क्या होता है, आप अपने घर पे हो, अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हो कि आपको अभी खाना खाना है कि नहीं खाना है, अभी आपको पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, अभी आपको बाहर जाना है, घूमने जाना है कि नहीं जाना। लेकिन आपको कितने बजे तक बाहर घूमना है, ये आपके निर्णय आपके हाथ में नहीं होते हैं, वो पेरेंट्स के हाथ में चले जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको पैसा खर्च करने को तो मिलेगा, पॉकेट मनी मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी ये किसके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में। तो संप्रभुत्व का मतलब होता है जब हम अपने डिसीजंस, हमने क्या बोला, जब हम अपने डिसीजंस को, निर्णयों को खुद से लेने लगते हैं, स्वयं से लेने लगते हैं। इंडियंस अपने डिसीजन को स्वयं से लेने लगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी संप्रभुत्व। क्लियर हुआ? वो क्या हो जाएगा, संप्रभुत्व हो जाएगा, उसे ही संप्रभुत्व कहेंगे। तो जब तक हम लोग अपने निर्णय नहीं ले सकते थे तब तक हम लोगों की आजादी नहीं थी। तो आजादी तो हम लोगों ने देखा कि भैया 15 अगस्त 1947 में गेट कर ली थी, लेकिन उस दौरान हम सभी निर्णयों को अपने आप से नहीं ले सकते थे जब तक हमारा संविधान नहीं बन सकता है। तो जब भैया देखो हम लोग निर्णय लेने लगेंगे तभी हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन हो जाएंगे, और जब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन होंगे तो भैया हम किसी के दबाव में कार्य नहीं करेंगे। हमारा देश होगा, हम अपने हिसाब से संविधान को चलाएंगे, हमारा संविधान होगा, उस अनुसार पूरे के पूरे सिस्टम चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सब कुछ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इर्द गिर्द सब कुछ होगा। सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। संविधान से नीचे सारी चीजें हैं, सबसे बड़ा क्या है, संविधान। संविधान को फॉलो करेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या कुछ चीजें देखते हैं कि जब हम लोगों ने
संकल्प देखा था तो संकल्प में क्या कहा था कि हम लोग सॉवरेन होने चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं और रिपब्लिक होना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रियम्बल को लाए तो प्रियम्बल में हमने क्या कहा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बोले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। क्या होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रियम्बल डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो हमारा संकल्प था उसी से क्या प्रियम्बल को बनाया गया, प्रस्तावना को बनाया गया। यस, इट इज राइट। हम लोगों ने क्या किया है, वही जो संकल्प था उसी को मॉडिफाई किया और क्या बना दिया, प्रस्तावना बना दिया। लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना होता है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का लिखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यानी हमारा संकल्प था, वो प्रस्तावना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जो हमारा संकल्प था वो हमारी क्या थी, आउटलाइन थी। क्या थी, आउटलाइन थी। और जो हमारा प्रस्तावना है वो हमारी समरी है। हमने संकल्प में बताया था कि ये काम करेंगे और प्रस्तावना में हम बता रहे हैं कि हम लोगों ने जो संविधान बनाया है ये है, यानी उसी को शॉर्ट कर दिया। आप समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको आंसर लिखने में ये दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि जब कभी हम आंसर फ्रेमिंग करते हैं तो अभी मैं आंसर लास्ट में बताऊंगा किस तरह से आंसर की फ्रेमिंग की जाएगी, तो वो उसी दौरान एप्लीकेबल होगा। तो छोटी छोटी चीजों को जब हम आंसर में कोट करते हैं या डालते हैं तो उससे क्या होता है कि सामने जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में एक चीज क्लियर हो जाती है कि भाई सामने वाले को चीजें पता है और वो शॉर्ट फॉर्म में क्या करता जा रहा है, मेंशन करता चला जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। देखो, आपका जब भी मेंस की आंसर राइटिंग होती है तो उसमें एक चीज कॉमन होती है। वो कॉमन क्या होती है कि अगर आप किसी भी आंसर से कुछ हट करके कुछ नया करके एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो, वो भी वाजिब होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो आपके आंसर को क्या बना देता है, वो सुनहरा बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बस। तो जब भी हम आंसर करेंगे तो आंसर में जो कॉमन लोग लिखते हैं उस चीज को हटा करके हमको क्या करना है, कुछ नया उसमें खास जोड़ देना है। और नया खास ऐसा जोड़ना है जो वाकई इससे रिलेटेड हो। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, वही चीज मैंने आपको लिखी हुई है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो एक स्टेटमेंट के रूप में था। उसमें आउटलाइन किया गया था क्या क्या चीजें होंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि यानी कि संविधान हमारा किस तरह से दर्शाया जाएगा। समझ गए। और उसमें बताया गया था, उन्होंने बताया था कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे उन्होंने बताया, पीटी नेहरू ने बताया कि हम किन किन चीजों पर फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे, सेकुलरिज्म पर, डेमोक्रेसी पर और हमारी सोशल जस्टिस होनी चाहिए। समझ गए। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्या एस्टेब्लिश करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक, ये नेचर को एस्टेब्लिश करेंगे। फिर से संप्रभुत्व, आजाद और लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करेंगे। अभी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं, अभी हम गणराज्य स्थापित करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये प्रीलिम्स के लिहाज से होते हैं कि भैया हमारे प्रस्तावना में कौन सी डेट को मेंशन किया गया है। ध्यान से, हमारे प्रस्तावना में कौन सी डेट को मेंशन किया गया है। तो डेट हमारी क्या है, 26 नवंबर 1949 है। क्या है, 26 नवंबर 1949। उस दिन हम लोगों ने क्या किया है, उस दिन हम लोगों ने अपने संविधान को अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है या गिव टू अवर सेल्फ किया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ। इस दिन से हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन इनफोर्स कब करेंगे, लागू कब करेंगे, ये होता है हमारा 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी ही क्यों रखा गया, तो आप लोगों ने लाहौर सेशन पढ़ा होगा। तो लाहौर सेशन में यही कहा गया था कि भैया 26 जनवरी को ही हम क्या कहेंगे, आजादी मनाते हैं। आजादी मनाने लगे थे कि नहीं मनाने लगे थे कांग्रेसी। तो डेट 26 जनवरी थी, उसी दिन हम लोगों ने क्या किया, संविधान को भी अडॉप्ट इन्फोर्स किया था। तो तीन चीजें आएंगी, अडॉप्ट, इनेक्ट, गिव टू अवर सेल्फ। तीन चीजें, अडॉप्ट, इनेक्ट, गिव टू अवर सेल्फ किस दिन हुआ था,
26 नवंबर 1949। ये चीजें कभी कभी गलत हो जाती हैं। और इन्फोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1949। तो एक 26 नवंबर है, एक 26 जनवरी 1950 है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया हम लोगों ने, अडॉप्ट, इनेक्ट, गिव टू आवरसेल्फ। वहीं पर इन्फोर्स कब किया, 26 जनवरी 1950। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं, और वो क्या है, हमारा जो प्रेम्बल है उसमें क्या किया गया है, प्रेम्बल को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया है। क्या किया है, 4 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। और वो 4 भाग क्या क्या है, उन चीजों को हम लोगों को पढ़ना होता है। लेकिन उन 4 भागों को किस तरह पढ़ना है वो मैं आपको सामने बता रहा हूं। तो जो 4 भाग हैं वो क्या क्या है, पहले तो ध्यान से सुनो। पहला क्या बताया गया है कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन क्या कह रहा है, किसकी अथॉरिटी है। भैया प्रधानमंत्री बता रहे हैं, कि राष्ट्रपति बता रहा है, कि कोई आम नागरिक बता रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो पहला पॉइंट। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, हमारे राजनीति का, भारतीय राजनीति का प्रकृति कैसी होगी, हम किस तरह की राजनीति करेंगे ये। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या होगा हमारे। और चौथा, डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस डेट को हम लोग इस संविधान को अडॉप्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। एक एक करके कैसे पढ़ेंगे, अभी आपने देखा था, अभी हम लोगों ने इसके पहले, अभी मैंने प्रेम्बल को एक दिखाया था, प्रेम्बल की फोटो दिखाई थी। उसमें क्या लिखा था सबसे पहले, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देखो भैया वर्ड क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, पार्ट 1 हो गया, अथॉरिटी ये हो गई, पार्ट 1 यहां से कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, देखो ध्यान सुनो। देखो ये एक ऑटोथोनी है, ये क्या है, ऑटोथोनी। ध्यान से सुनो, जब कहेंगे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट यहीं से हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो हम लोगों ने कॉपी अडॉप्ट कहां से किया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से किया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज सेम टू सेम लिखी हुई है। उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी स्टेट्स को यूनाइट किया गया था, तो वही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऑटोथोनी होती है, जिसका मतलब होता है वे लोग जो इस जमी पर, यानी इस धरती पर, इस जमीन पर जन्म लिए हैं, वो इसके क्या हैं, हकदार हैं। वो क्या है, हकदार, यानी कि इस पर, यहां के रिसोर्सेस पर, यहां की चीजों पर उनका सबसे पहले क्या है, हक है। तो ये चीज वहां भी बताई गई थी और ये चीज भारत में बताई गई कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इसका मतलब है हम भारत के लोग, वे लोग जो भारत में जन्मे हैं, जो भारत के हैं, जिनका ब्लड भारतीय है, यानी कि भारत के हैं। और यहां पर उन्हीं का सबसे पहले अधिकार होगा, यहां के रिसोर्सेस पर, यहां की पॉलिटिक्स पर, यहां के नेचर पर, यहां के सोसाइटी में सबसे पहले उनका अधिकार होगा। कोई दूसरा आकर के अगर यहां पर अधिकार दिखा रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। पहला पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट। हम लोग दर्शाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। यहां पर देखिएगा, यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं, हम लोग क्या दर्शाते हैं, हम लोग यहां पर दर्शाते हैं कि हम लोग सेकंड पार्ट को, ये है सेकंड पार्ट 2 क्या दर्शाएगा, देखो ध्यान से, पार्ट 2। हालांकि इसको एक एक बार क्या किया जाएगा, अलग अलग एक एक कीवर्ड्स जो है इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, फिर मेंस की लिहाज से सॉवरिन का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, इन सबको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सॉवरिन, संप्रभुत्व। इसका मतलब है हम अपने डिसीजंस को स्वयं से ले सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। दूसरा, हम सोशलिस्ट बनेंगे। सोशलिस्ट का मतलब देखो, यहां पर सोशलिस्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन ये तो अभी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, लेकिन हमारे नेचर में, हमारे संविधान के नेचर में यह दर्शाया गया है। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाजवाद जो है वो यहां पर जो दर्शाया गया है, वो समाजवाद का मतलब है सभी लोग जो होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल हैं। यहां पर क्या है, इक्वल हैं, सभी के लिए सब कुछ बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ।
सेकुलर का मतलब यहां पर क्या है? तो सेकुलर का मतलब यहां पर दर्शाया गया है बहुत ही साफ। सेकुलरिज्म का मतलब बताया गया है कि भैया भारत में जो धर्म के प्रति जो आस्था निष्ठा है, क्या है? भारत में जो धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा है, उसमें धर्म को लेकर के राज्य का यानी सरकार का क्या क्या निर्णय होगा? क्या राज्य उस पर हस्तक्षेप कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? क्या राज्य के पास ऐसी अथॉरिटी दी गई है कि उस पर हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये कहां पर दर्शाया गया है? ये दर्शाया गया है सेकुलरिज्म में। तो ये कीवर्ड को फिर से एक बार हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया? डेमोक्रेटिक, लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार। जिनको कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं, यानी पीपुल चुनते हैं। यहां राजा नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां लोग हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये डिवाइन सिस्टम नहीं है जो पहले राजा होता था, जो राजा होगा वही राजा रहेगा, उसी के आदेश सब कुछ चलेंगे। अभी राजा जनता है और जो मेन राजा होगा वो जनता का सेवक होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ? रिपब्लिक, हम लोग राजा को क्या करेंगे? चुनेंगे। यहां पर हमारा जो राजा होगा, हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? चुना जाएगा। तो देखो पार्ट 2 आपके कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। यहां पर आपका पार्ट 2 में क्या क्या बताया हम लोगों ने? हम लोग सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? केवल डेमोक्रेटिक है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है? हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है। ब्रिटेन में क्या है? डेमोक्रेटिक है। क्लियर हो गया? उसके साथ साथ हम लोग तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे पार्ट पे क्या है? तीसरा पार्ट हमारा सामने रखा हुआ है, और वो क्या रखा हुआ है? तीसरे पार्ट में हमारे बताया गया है कि भैया हम लोग भारत के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे, न्याय। और कौन कौन से न्याय? इस चीज को ध्यान रखिएगा। न्याय कौन कौन सा है उसको ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? सोशल। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक। तीसरा क्या है? पॉलिटिकल। हम लोग समाज में न्याय प्रोवाइड कराएंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। समझ में आया कि नहीं? सभी को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस, सब लोग भारत में, जो भारत के लोग हैं वो धन कमा सकते हैं, वो धन का अर्जन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। राजनीतिक, हर एक व्यक्ति भारत की राजनीति में हिस्सा ले सकता है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर कोई आदिवासी हो, या फिर किसी अन्य धर्म का भी व्यक्ति हो, बस वो भारत का होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसके साथ साथ हम लोग किस किस चीज की आजादी देते हैं? प्रेम्बल में ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। विचारों की आजादी, जो हम लोगों ने, हमारे पास फंडामेंटल राइट में है। एक्सप्रेशन की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बिलीफ की आजादी, हम किस पर बिलीव करते हैं, फेथ, भरोसे की, और वर्शिप मतलब पूजा, उपासना, हम किस धर्म को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। तो हमारे पास आजादी किस किस चीज की है? आजादी है थॉट्स की, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है, वर्शिप की है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इन चीजों की हमारे पास आजादी है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं इक्वलिटी की। किसकी बात करते हैं? इक्वलिटी की। इक्वलिटी मतलब हम लोग किस किस तरह से बराबर हैं। हम लोग कहते हैं कि हम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है एंड अपॉर्चुनिटी है। हम सभी लोग इक्वल हैं स्टेटस के अनुसार, ना कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, और अवसर हम सभी के लिए क्या है? बराबर है। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जनरल हो सकता है तो वो ओबीसी हो सकता है, तो एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है। अगेन वही पूरा का पूरा रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इर्रिस्पेक्टिव सिस्टम होगा, सभी के लिए बराबर होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं जो एक्स्ट्रा हो या फिर किसी को ज्यादा दे दिया जाए। उसके बाद हमारे पास है फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्रेटर्निटी जो एश्योर करेगी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यहां पर क्या बताया? यहां पर बताया कि भैया
हम लोग एक व्यक्ति की, व्यक्तिगत व्यक्ति की डिग्निटी को क्या करेंगे, मद्देनजर रखेंगे। यानी कि हम बात करते हैं कि अगर एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति है, व्यक्तिगत की अगर डिग्निटी, उसके स्वाभिमान की बात है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, मद्देनजर रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिससे क्या बनेगी, हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनेगी। जिससे क्या बनेगी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनेगी। हम में क्या होगी, एकता होगी, और हम लोग इंटीग्रिटी में आगे होंगे। हम लोग आपस में एक दूसरे को लेकर के चलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves to this constitution। और लास्ट फोर्थ पार्ट कौन सा है कि 1949 26 नवंबर को हम लोग स्वयं को, संविधान को देते हैं, एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिव टू आवर सेल्फ करते हैं। तो भैया देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हालांकि इनको सभी को एक एक करके फिर से एक्सप्लेन करना होगा, वो हम लोगों के नेक्स्ट पार्ट में होगा। लेकिन अभी पूरा का पूरा केवल प्रीएम्बल के बारे में समझ जाओ, कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब चलो हम लोग जब बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं। एक बार हम लोग फिर से हम लोग देख लें जरा कि हमारा संविधान कहां पर है, सॉरी प्रस्तावना कहां पर है। तो प्रस्तावना आपके सामने फिर से मैंने ओपन की है, और हिंदी मीडियम वाले जरा एक बार देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है। हम लोग क्या कहते हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पार्ट 1 हो गया। भारत को कैसा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 क्या है, हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। क्या देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं। उसके बाद भारत के लोगों के पास कैसे स्वतंत्रता होगी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 5 है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्याय कितने, 3 है। और हमारे पास समानता किस तरह की होगी, प्रतिष्ठा की और अवसर की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जिससे अब देखो ये क्या है, पार्ट जो है ये हमारा क्या दर्शाता है, पार्ट 2 ये कंप्लीट, ये पार्ट 3 हमारा दर्शाता चला जा रहा है। समझ में आ गया? अब इसमें देखो, इससे क्या होगा, हम सब में व्यक्ति और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना होगा। समझ में आ गया कि नहीं? भाईचारे को बढ़ाना होगा, फ्रेटर्निटी लानी होगी। और हम लोग इसको कब अडॉप्ट करेंगे, हम 26 नवंबर 1949 को हम भारत को अंगीकृत, हम भारत को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हम क्या करते हैं, हम भारत को अडॉप्ट करेंगे, इनेक्ट करेंगे और गिव टू आवर सेल्फ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ? 3 चीजें मैंने बोली कि नहीं बोली? इन तीनों को ध्यान रखना। इनफोर्स कब करेंगे, लागू 26 जनवरी 1950। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे कुछ चीजें और हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। क्या है आगे? हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, ये सारा का सारा नेचर। अगर हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, अगर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, कहां के, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब उसमें बाकी चीजें तो हटा दो, वो उनसे अभी मतलब नहीं है। हम लोग बस इतना केवल देखेंगे कि हम लोग क्या है, यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं। वो लोग कहां की शपथ, कहां के बारे में बता रहे हैं, अमेरिका के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखो, अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान में कुछ चीजें अंतर हैं। अब वो क्या है, देखो अमेरिका का जो संविधान है वही आउटलाइन भी है उनकी, क्या है, आउटलाइन भी है यूएस के संविधान में। लेकिन हमारा जो प्रस्तावना है, ये देखो अमेरिका का जो प्रीएम्बल है वो क्या है, आउटलाइन को दर्शाता है। लेकिन हमारा जो संविधान है, इंडिया की अगर बात करते हैं,
तो इंडिया के जो प्रियम्बल है वो हमको क्या दर्शाता है, वो हमको समरी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, समरी दर्शाता है, पूरी की पूरी एक समरी दर्शाता है। ये चीज थोड़ी सी अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने अडॉप्ट तो किया है लेकिन कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। हम लोगों का संविधान का मतलब, प्रस्तावना का मतलब है ये हमारी समरी है, हमारे संकल्प जो है वो हमारी आउटलाइन है, हमारी दशा है, हम क्या बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये पूछा जाता है कि भैया हमारा जो संविधान है उसको हम लोगों ने क्या, हाउ मेनी टाइम्स टर्म वर्ड एडेड इन द प्रियम्बल इन द 1976, कितने वर्ड्स को 1976 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया ये वर्ड। विच अमेंडमेंट एड 3 वर्ड्स टू द प्रियम्बल, संविधान में 3 से कौन से वर्ड्स कब जोड़े गए। विच 3 टर्म्स वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, कौन कौन से 3 टर्म कब 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए। तो ध्यान से देखो भैया, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था और फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 टर्म्स कौन कौन से थे, सामने आपके रखे हुए हैं। सामने कौन कौन से हैं, हम लोगों के संविधान में सॉवरिन, संप्रभुत्व, समाजवाद, लोकतंत्र, धर्म पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। हमारे यहां पर धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो बाद में बताऊंगा। लोकतंत्र और गणराज्य, ये वर्ड है कि नहीं है। जबकि हमारे संविधान में 1976 को समाजवाद, सेकुलर, 2 वर्ड देखो, 2 वर्ड समाजवाद और सेकुलर को कब जोड़ा गया, 1976 में। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी में हम लोगों ने क्या देखा था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी भी बाद में जोड़ी गई। तो कितने हो गए, 3 वर्ड्स हो गए। कौन कौन से, समाजवाद, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड ये लिखे हुए हैं। अब अगर पूछा जाता है कि क्या इनको जोड़ने के पीछे का कोई रीजन था कि ऐसे ही जोड़ सकते हैं, क्या रीजन इनके पीछे करा, क्या संविधान में ये चीजें दर्शाई नहीं गई हैं। तो भैया हम लोगों को देखो, हमारे पास जस्टिस भी रही है, हम लोगों के पास देखो क्या है, हम लोगों के पास ढेर सारे काम, हम किसको मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते, किसको उपासना कर सकते हैं, किसको फॉलो कर सकते नहीं कर सकते हैं। आजादी भी दर्शाई गई, सभी लोग बराबर हैं। सेकुलर, हम लोग सभी धर्मों को बराबर मानेंगे, सब कुछ हमारे पास पहले था। लेकिन कहा यह जाता है कि इन तीनों वर्ड्स को जोड़ने के पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा था। क्या था, पॉलिटिकल एजेंडा था। क्यों, क्योंकि भैया हमारा कब हुआ, 1976 को हुआ था कि नहीं हुआ था ये संविधान संशोधन। और 1975 में क्या हो गया था, 1975 में हमारे यहाँ क्या लगा था, आपातकाल लगा था कि नहीं लगा था। तो आपातकाल में कहा गया था कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया है, पूरे संविधान को नष्ट कर दिया, यानी संविधान का जो सिस्टम था उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो इंदिरा गांधी ने कहा था नहीं 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 भाई, हम क्या करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं। हम संविधान में कहते हैं सभी लोग बराबर हो, हमारे हिसाब से क्या है, सभी लोग बराबर हों, हम सभी धर्मों को बराबर भाव देते हैं। और हम क्या कर देंगे, हम इंटीग्रिटी भी करेंगे, हमारी यानी के साथ एकता और अखंडता पर भी ध्यान देंगे। क्या देंगे, हम लोग अखंडता पर भी ध्यान देंगे। तो ये 3 वर्ड्स जो थे, अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारे प्रस्तावना में पहले से थे, इनडायरेक्टली थे, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, फिर से उन्होंने जोड़ दिया। और इन तीनों वर्ड्स में खास तौर पे ये 2 वर्ड्स जो हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट, इनके बारे में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आप सोशलिज्म से क्या समझते हैं। भारत का समाजवाद कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रेरित है कि नहीं प्रेरित है। भारत का समाजवाद क्या ब्रिटेन के समाजवाद से प्रेरित है। भारत के समाजवाद में कौन कौन से ऐसे नए फीचर्स हैं जो ना तो ब्रिटेन में है और ना ही कहीं और हैं। नेहरूवियन समाजवाद क्या कहलाता है। ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं। उसके बाद पूछा जाता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता क्या है। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, समझ में आए। हिंदी इंग्लिश में सेकुलर ही बोलेंगे। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता या सेकुलरिज्म जो यूरोप से लिया गया था, क्या वो भारत में उसी तरह का है या जैसे यूरोपियन लोग फॉलो करते हैं, क्या है वो पूछा जाएगा। भारत में सेकुलरिज्म को किस निगाह से, किस तरीके से या किस पद्धति से या फिर किस विचारधारा से देखा जाता है,
ये क्वेश्चन अलग होगा। तो इस तरह के मेंस में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड केवल बनते हैं। किनसे बनते हैं? इनसे रिलेटेड केवल इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो खैर उन पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कुछ बेसिक बेसिक चीजें कभी कभार पूछ ली जाती हैं कि क्या क्या प्रियम्बल को संशोधित किया जा सकता है? क्या प्रियम्बल को संशोधित किया जा सकता है? तो अभी के लिए तो कह दोगे यस। क्या प्रियम्बल को संशोधित करना चाहिए? नो भाई। क्यों? समरी एक पेज में आ जाती है और पूरी बुक 100 पेजेस में लिखी जाती है। लेट करो, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजमेंट करोगे तो कई पेजेस में चेंजमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं है? काफी कुछ बदल जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करो, आपको परिवर्तन करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। हाँ, कैसे? आइए बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ वाद विवाद हैं और कुछ केसेस हैं, उन पर बात करते हैं। और वो केसेस क्या हैं? केसेस की बात करते हैं। पहला केस है बेरुबारी की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बेरुबारी की। तो बेरुबारी केस क्या है पहले वो समझो। देखो हुआ क्या था, कुछ चीजें हमारे संविधान में इस तरह से घटित हो जाती हैं जो कभी किसी को पता नहीं चल पाती हैं, या फिर कभी हम लोग ध्यान से देखते नहीं हैं, और कभी कभार इग्नोरेंस के चलते सरकार भी गलत कर जाती है। वो क्या गलत कर जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखो होता क्या है, एक बार की बात है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ? इंडिया और पाक का विभाजन हुआ। इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो कुछ इनक्लेव्स का मतलब होता है कुछ भूभाग। क्या होते हैं? भूभाग कुछ ऐसे थे जो थोड़े से विवादित रह गए, और वो विवादित क्यों रह गए इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। और वो क्या हुए, वो चले गए पाकिस्तान में, जो भारत के थे, और कुछ भारत के पाकिस्तान में आ गए। ठीक है, कुछ पाकिस्तान के भारत में आ गए और कुछ भारत के पाकिस्तान में चले गए। तो उन्हीं में से एक था, कौन सा था? ध्यान से, एक है बेरुबारी। क्या है? मैंने क्या बोला? बेरुबारी। बेरुबारी क्या है? बेरुबारी एक स्थान है। वो स्थान कहां पर है? ध्यान से, वो स्थान हमारा है ईस्ट पाकिस्तान। उस दौरान ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के पास था, जो एक्चुअल में असम रीजन के पास पड़ता था। हमारे इंडिया में असम रीजन के पास पड़ता था। तो उस दौरान पाकिस्तान के जो आका थे, हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने नेहरू जी से कहा कि भाई साहब एक काम करिए, छोटा सा काम है। वो काम क्या है उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, वो काम ये है कि भैया हमको ये हमारा इनक्लेव दे दो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उन्होंने जैसे ही पीटी नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, तो एक एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट हुआ नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट के तहत ये बेरुबारी रीजन दे दिया गया। लेकिन भारत के किसी भी भूभाग को किसी दूसरे देश में आप ऐसे नहीं दे सकते हो, और ना ही किसी दूसरे देश के भूभाग को आप ऐसे भारत में शामिल कर सकते हो। ये तो गलत हुआ। लेकिन ये न्यूज कैसे आई? अब जो बेरुबारी के लोग थे वो पड़ता है थाना नंबर 16, थाना नंबर 16, और वो थाना नंबर 16 जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी रीजन के पास है। जलपाईगुड़ी रीजन के पास है। ये एक आसाम का रीजन है जहां पर ये पाया जाता है। तो नई न्यू जलपाईगुड़ी रीजन के पास ये पड़ता है। वहां के लोगों ने क्या किया, अब भारत के राष्ट्रपति को लेटर लिखना शुरू किए। और वो लेटर कैसे थे? वो लेटर थोड़े से वही न्यूज में आ गए। वो लेटर जो थे, उन्होंने लेटर में जो इंक का यूज किया था वो किसका था? ब्लड का। कि भाई साहब, उन्होंने बताया कि डियर प्रेसिडेंट, ना तो हमसे पूछा गया, ना ही हमको अवगत कराया गया, और अपने आप क्या कर दिया गया, हमारी इस भूभाग को पाकिस्तान को दे दिया गया। हम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते भाई, इस पाकिस्तान में हमको नहीं रहना है। इस पर कहा गया कि भाई साहब, प्रेसिडेंट ने पीएम से पूछा कि पीएम जरा ये मुझे बताओ कि आपने इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है, क्या आपने कोई संविधान संशोधन किया? क्या आपने संसद में बताया? ये जो प्रेसिडेंट ने किससे पूछा? ये पूछा पीएम से। तो पीएम भाई साहब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार ये बात गलत है कि नहीं है। तो कहा सर इसका क्या प्रोविजन है, क्या ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? तो प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेसिडेंटियल पावर का यूज करते हुए ये बात किससे पूछी? ये पूछी जुडिशरी से। किससे पूछी? जुडिशरी से पूछी। उन्होंने कहा कि भैया न्यायपालिका, जरा आप बताइए क्या ये सही है कि नहीं सही है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर संविधान में संशोधन करना चाहिए तो क्या प्रियम्बल में भी कुछ बदलाव करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम यहां शुरू हुई, प्रियम्बल में क्या बदलाव करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ये चीज। तो अब देखो, अब यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर क्या हुआ, इस चीज को लेकर के थोड़ा सा जब वाद विवाद हुआ तो प्रॉब्लम यहां पर कैसे आई, उस चीज को सॉल्व कैसे किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सजेशन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया तो देखो, बेरूबारी केस को जब आप पढ़ोगे तो ध्यान से समझना, ये देखो नीचे लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट का, बेरूबारी यूनियन, द बेरूबारी यूनियन एंड वर्सेस यूनियन वर्सेस अननोन, बेरूबारी यूनियन एंड वर्सेस अननोन ऑन 14 मार्च 1960, इस दिन डिसीजन आया था। देखो इसका मतलब क्या है, बेरूबारी जो केस था वो किसके अगेंस्ट किया गया था? किसी के अगेंस्ट नहीं, अननोन के अगेंस्ट, क्योंकि सरकार अपने अगेंस्ट थोड़ी ना केस करती है भाई, और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बताया था। ठीक है, अब देखो यहां पर उन्होंने बताया, क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट करो। क्यों प्रियम्बल में अमेंडमेंट करो? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो हमारा प्रियम्बल जो है वो हम लोगों ने लिया कहां से है, लिया है यूएस से। कहां से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है? यूएस से किया है। और यूएस के प्रियम्बल में क्या अंतर है, इस चीज को थोड़ा सा हम मद्देनजर रखेंगे। तो अगर आप देखते हैं, जरा कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए, तो उन्होंने कहा था कि यूएस में, एक तरफ यूएस को रखो, एक तरफ इंडिया को रखो, इंडिया और यूएस में क्या यूएस का प्रियम्बल उसका पार्ट है? क्या पार्ट है? तो कहा गया नहीं। इंडिया में कहा गया पार्ट तो मान लेंगे, लेकिन पार्ट को अगर मान भी लेंगे तो वहां पर पार्ट माना नहीं जाता है, और दूसरी चीज अगर वहां पार्ट नहीं है तो ये अमेंडेबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत का भी जो प्रियम्बल है इसी तरह से क्या है, अमेंडेबल नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये जब वहां का पार्ट नहीं है तो यहां का भी पार्ट नहीं माना जाएगा। ये तो एक समरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उन्होंने ये चीज बोली कि ये अमेंडेबल नहीं है और दूसरा पार्ट भी नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बात को इन्होंने अपने इस जजमेंट में दिया। तो इस जजमेंट में उन्होंने देखो क्या कहा है, देखो लिखा हुआ है, इन बेरूबारी यूनियन केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ऐसे लिखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। क्या उन्होंने कहा? प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? संविधान का भाग नहीं है, ये चीज इन्होंने कही। खैर, इसको अगेन चैलेंज किया गया नेक्स्ट केस में, और वो नेक्स्ट केस कौन सा था? नेक्स्ट केस था केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस में देखो लिखा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो केरला सरकार के अगेंस्ट में किया गया था। डिसीजन डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको फिर से बात करूंगा इस पर। 24 अप्रैल 1973 इस पे कहा गया कि डियर सुप्रीम कोर्ट, जरा मुझे ये बताइए, प्रियम्बल जो है मानते हैं कि चलो आपने कह दिया कि प्रियम्बल भाग नहीं है, तो कौन कौन सी चीजें संविधान की पार्ट मानी जाती हैं, जरा ये बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन चीजों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने क्या किया था, या तो पास किया हो या तो इलेक्शन उस पर करके वोटिंग की हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था इसको क्या किया गया था, सर्वसम्मति, क्या बोला गया, सर्वसम्मति से पास किया गया था। अभी आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या पास नहीं हुआ था? क्या पास हुआ था? ये भी पास हुआ था। तो ये क्या पार्ट होगा? तो इस बार उन्होंने क्या किया, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही पुराने जो निर्णय हैं उन पर अपने निर्णय बदल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या कहा, इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, जो पुराना था बदल करके, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्ट है तो इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आप बताएं, मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है।
अमेंडमेंट किया जा सकता है इसमें, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय या हटाया नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो शुरू हुई थी वो केशवानंद भारती केस से शुरू हुई थी, और ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो दो केसेस हम लोगों ने पढ़े। पहले वाले में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये पार्ट नहीं है, दूसरे वाले में कहा कि यस पार्ट है भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीसरा केस में कहा गया, LIC केस में कहा गया, LIC इंडिया केस था, तो इसमें कहा गया कि भैया हमारा जो प्रेम्बल है, ध्यान से सुनो, प्रेम्बल जो है वो पूरी की पूरी संविधान की समरी दे देता है कि नहीं दे देता है? और समरी ही तो सब कुछ है भाई, पूरा का पूरा एक्सप्लेन यही कर दे रहा है। तो भाई साहब ये पार्ट कहोगे, इज्जत नहीं डाउन हो रही है? पार्ट क्या होता है भाई साहब? ये इंटीग्रल पार्ट है। क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो तीन केसेस आपने पढ़े। पहले बेरूबारी केस, बेरूबारी वर्सेस अननोन 1960, उसमें कहा गया पार्ट नहीं है। दूसरा कहा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें कहा गया ये पार्ट है। और तीसरा वाला LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का, उसमें कहा गया इंटीग्रल पार्ट है। तीन चीजें हैं कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट की। अब बचा हुआ जो हम लोगों का पोर्शन है, इसमें कुछ पोर्शंस अभी भी बचे हुए हैं। देखिए अभी कुछ पोर्शंस बचे हुए हैं, वो पोर्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं, अभी पहले ही बता देता हूं। हम लोग क्या है, ये चीज हम लोगों ने ये जो देखा, नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, इनको अलग से एक्सप्लेन करेंगे एक बार पूरी की पूरी क्लास में। तो ये हम लोगों की नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें पूरा का पूरा दोहराया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या फिर एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई सोशलिस्ट क्या होता है, समाजवादिता क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है यानी पंथ निरपेक्ष क्या होता है, गणतंत्रात्मक क्या होता है, रिपब्लिकन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या फायदा मिलता है, ऑब्जेक्टिव जो हमारे बताए गए हैं, जस्टिस क्या है हम लोगों को, लिबर्टी क्या है, ये सारे के सारे हम लोग एक एक अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फिलहाल आज के लिए ही इतना ही है। ये सेशन आपका नेक्स्ट जो बचा हुआ इसमें टॉपिक है वो नेक्स्ट सेशन में आपका कंप्लीट होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।